प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 31 अक्टूबर 2025 है और अक्टूबर महीना का आखिरी दिन है शुक्रवार। तो जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार का दिन माँ संतोषी, माँ लक्ष्मी को समर्पित है। और हिंदू सनातन धर्म में जो है माँ दुर्गा की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ संतोषी की पूजा, भगवान शिव के साथ पार्वती की पूजा, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा, गणेश की पूजा, कार्तिक की पूजा और सूर्य की पूजा, ये तमाम सारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गुप्त काल में मंदिर बने और उसी सनातन धर्म से आगे पीढ़ी चलती गई और हम लोग इस देवी देवता का पूजा करते हैं। अब बात होती है कि दुर्गा पूजा और दीपावली और छठ की समाप्ति के बाद मैं वीडियो दे रहा हूँ और आप जितने भी छात्र छात्रा हैं बीपीएससी का गहन अध्ययन कर रहे हैं और 71वीं बीपीएससी का जो का जो रिजल्ट है वो नवंबर 10 से 15 नवंबर के बीच आ रही है। और जो आप मेंस लिखे हैं 17वीं बीपीएससी का मेंस लिखे हैं अप्रैल में, उसका भी मेंस का रिजल्ट नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के लास्ट वीक में आ रहा है। और मुझे पूर्ण आशा अपने बच्चे पर है जो इस बार बीपीएससी का 17वीं मेंस लिखे हैं, वो बिहार के बहुत बड़े रैंक से निकलने जा रहे हैं। बिहार में वो अपना परचम लहराएंगे और वो तब मेरी जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी कि जब मेरा बच्चा बिहार में बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छे रैंक से फाइनल रूप से 17वीं बीपीएससी में आएंगे। और मैं निरंतर वीडियो दे रहा हूँ, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता में मेरी सफलता है, आपकी बड़ी जीत में मेरी बड़ी जीत होगी। तो निश्चित तौर पर मैं दीपावली, छठ के बाद मैं वीडियो दे रहा हूँ और वीडियो को ध्यान से सुनिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश 1206 से 1290। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इतिहास के 3 खंड हैं भारतीय इतिहास के। प्राचीन भारत का इतिहास जो स्टोन एज से लेकर करीबन 12वीं शताब्दी तक यह प्राचीन भारत का इतिहास का दौर चल रहा है। लेकिन 12वीं शताब्दी में भारत में तुर्क सत्ता, मुस्लिम सत्ता स्थापित होते हैं गुलाम वंश के पहले संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर। और 1206 से जो सफर शुरू होती है वो 1857 तक भारत में मध्यकाल शुरू होता है। भारत में मुगल वंश जो है वो आते हैं सत्ता में। फिर आधुनिक भारत का जो इतिहास शुरू होता है जब यूरोपीय कंपनी, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, तो वहां से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। तो मैं अपने वीडियो में करीब बहुत दिन से वीडियो दे रहा हूँ, आधुनिक भारत के इतिहास और प्राचीन भारत को मैं खत्म कर चुका हूँ, बहुत ही कॉन्सेप्ट के द्वारा हर एक बिंदु को पढ़ा चुका। अब बात होती है कि भारत में मध्यकाल, तो आप देख रहे हैं कि भारत का जो 7वीं शताब्दी का दौर है उसमें पूर्व मध्यकाल कहा गया। उसमें कई राजपूत शक्ति आपस में ही लड़ रहे हैं। भारत में क्षेत्रीय विखंडित हो गए। भारत की क्षेत्रीय जो अखंडता थी वो कमजोर पड़ गए और 712 ईस्वी में मध्य एशिया से मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। परंतु 7वीं से 12वीं शताब्दी तक करीब 500 वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारी, कई आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करके भारत में सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु वो असफल हुए। परंतु 10वीं से 11वीं शताब्दी में और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के रूप में भारत पर अफगानिस्तान की धरती से आक्रमण किया गया। क्योंकि उस समय भारत सोने की चिड़िया थी, सबसे ज्यादा अकूत संपत्ति यहाँ के मंदिर में हुआ करते थे। इस मंदिर से हजारों गांव की जीविका चलती थी, अर्थव्यवस्था चलती थी और भारत में अकूत संपत्ति थी। और यही कारण है कि मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। परंतु दोनों में अंतर ये है कि अफगानिस्तान की धरती से गजनी से जब मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं तो सोमनाथ मंदिर को लूटकर अपार धन को ले जाते हैं
और गजनी की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करते हैं और इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। तो मोहम्मद गजनी का एक ही मकसद है कि भारत की अकूत धन संपदा को लूटा जाए और लूट के अफ़गानिस्तान की धरती पर गजनी पर लाया जाए, जो उस समय गजनी राजधानी हुआ करती थी और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके इस्लाम को फैलाया। परंतु गजनी के बगल में जो अफ़गानिस्तान में गौर प्रांत थे, वह आगे निकले और गौर में जो मोहम्मद गौरी आए, उसका एक ही मकसद है कि भारत में आक्रमण करके भारत की तुर्क सत्ता को स्थापित किया जाए। यानी भारत को मुस्लिम सत्ता स्थापित किया जाए, मोहम्मद गौरी का एक ही मकसद था। अब आपको मालूम है कि मोहम्मद गौरी को कोई संतान नहीं था, वो हजारों दास को अपना पुत्र के ऐसा ही व्यवहार करते थे और दास को ही अपना पुत्र समझते थे और अपने दास को अपनी योग्यता के बल पर एक छोटे से पद से बहुत बड़ा पद पर वो देते थे, है ना? दास से मुक्त होकर उसको सेना में भर्ती करते थे, सेना में छोटे से पद देकर वो दास जितना भी योग्य है उसको उच्च स्थान पर वो प्रदान करते थे मोहम्मद गौरी। और आपको बता दें कि अभी जो मैं गुलाम वंश बोलने जा रहा हूँ 1206 से 1290, इस गुलाम वंश को हम लोग मामूलक वंश भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को सिर्फ राजधानी बनाते हैं, लेकिन इल्तुतमिश से जो भी राजा बने उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, इसलिए इस वंश को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। अब बात आई कि 1206 से 1290 जो गुलाम वंश है, जिसको मामूलक वंश भी कहा गया, मामूलक का अर्थ होता है जो दासता से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राजा होता है, उसको मामूलक कहते हैं। तो गुलाम वंश जो दास वंश है, दिल्ली सल्तनत है, मामूलक वंश है, 1206 से 1290 है। आप किसी भी क्रम को पहले पूरा जानिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 10 है ना? आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? 1206 से 10 है। इसके बाद है इल्तुतमिश, वह 1200, इल्तुतमिश के पहले है आराम शाह और वो 1 साल शासन करते हैं 1210 से 1211। इसके बाद है इल्तुतमिश और वह 1212 से 1236 शासन करते हैं और इसके बाद है रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका भारत में 1236 से 1240 कहते हैं और बहराम शाह और यह 1240 से 42 शासन है। इसके बाद है मसूद शाह और वो 1240 से 46 है। इसके बाद है नासरुद्दीन महमूद और 1246 से 66 है। इसके बाद है गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1290 1287 गयासुद्दीन बलबन है। इसके बाद है कैकूबाद 1287 से 1290 और गुलाम वंश का अंतिम राजा 3 वर्ष के लिए मात्र कैमूर से। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इसी क्रम से हर चीज को पढ़ना है पूरे मध्यकाल। 1206 से 1290 गुलाम वंश है। फिर मध्यकाल में जो दूसरा वंश आते हैं खिलजी वंश, वो 1290 से 1320 है। मध्यकाल में जो तीसरा वंश आते हैं उसका नाम है तुगलक वंश और 1320 से लेकर 1413 तक वो तुगलक वंश है। इसके बाद जो चौथा वंश आता है उसका नाम है सैयद वंश 1414 से 1451 और पांचवें जो है वो लोधी वंश है 1451 से 1526 और छठा वंश जो है मुगल वंश वो बाबर के रूप में शुरू हुआ 1526 से और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह 1857। तो जितना भी क्रम है, जैसे अभी गुलाम वंश के मैं पूरे क्रम को लिखाया, उसी प्रकार खिजली का पूरा क्रम चलेगा, तुगलक का चलेगा, उसके बाद सैयद का चलेगा, लोदी का चलेगा, मुगल का चलेगा और इसी क्रम के द्वारा पूरी कहानी पढ़कर पूरे मध्यकाल पर 100% पकड़ बनाई जा सकती है ना? तो अब मैं शुरू करता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या शुरू कर रहा हूं? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका डेट है 1206 से 1210। तो भारत में मध्यकाल मुस्लिम सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में शुरू हो रही। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है कौन? यह मध्य एशिया के तुर्किस्तान के एक कबीला है मुस्लिम, जो काफी गोरे थे, चंद्रमा के समान या सफेद थे
और ऐबक का अर्थ ये होता है जो चंद्रमा के समान एकदम गोरा हो, उसको ऐबक कहते हैं, है ना? फारसी भाषा में। तो यह एक गुलाम है, सरदार है जो सेना में भर्ती है। वे लोग तुर्किस्तान में सेना घुड़सवारी करते थे, कबीला लोग। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक दास है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ये दास से होकर राजा बने, है ना? इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब तुर्किस्तान में घुड़सवारी कर रहे थे, कबीला के रूप में थे, इसको एक व्यापारी की जो है इसको खरीद लिया और उसका नाम है जमालुद्दीन। और वो जमालुद्दीन ही इसको घोड़ा के रूप में, तीर अंदाज में के रूप में एक निपुण और एक दक्ष व्यक्ति बना दिया। जमालुद्दीन जो व्यापारी थे, क्योंकि इसको योग्यता से वो प्रभावित थे। इसके बाद अचानक जब नासुद्दीन जमालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो वह फिर दोबारा मोहम्मद गौरी के हाथ वो बिक जाते हैं और वो 2 बार दास बनकर बिके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के पास आते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी के पास हजारों दास थे और यह जब अपना दान बाँट रहे थे, गजनी में अपना दान दे रहे थे दासों के बीच में, जो इनको दान मिला हुआ था, ये दान को अपने पास नहीं रखते हैं और यह अपने जितने छोटे लोग थे, सभी को यह पैसा बाँटते थे। जब गौरी को पता लगता है, तो वो बताता है कि ऐबक को बुलाता है और वो काफ़ी प्रभावित हो गया और उस दिन से दिलो और दिमाग पर ऐबक गौरी के करीब पहुँच गया। अब बात आई कि मोहम्मद गौरी के काफ़ी करीब पहुँच जाने के बाद, चूँकि एक कुशल व्यक्ति है, कुशल दास है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी सबसे पहले 1000 घुड़सवार का जो अस्तबल था, उसका वो प्रधान बनाता है और उसका नाम होता है अमीर-ए-आख़ुर। अमीर-ए-आख़ुर का मतलब ही होता है जो 1000 घुड़सवार के बॉस हो, उसका नायक हो, 1000 घुड़सवार का मालिक हो और उसको अमीर-ए-आख़ुर कहा जाता है और मोहम्मद गौरी ने अमीर-ए-आख़ुर के पद पर कुतुबुद्दीन ऐबक को आसीन किया। परंतु यहाँ भी अपनी योग्यता का परिचय दिया और तन-मन से काम किया। इसके बाद एक पर एक पद आगे बढ़ते गए ऐबक, पीछे मुड़ के जीवन में नहीं देखा और अंततः मोहम्मद गौरी इसको मुख्य सेनापति बना देता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब तराइन का द्वितीय युद्ध में यह मुख्य सेनापति है और यह मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधित्व कर रहा है तराइन के द्वितीय युद्ध और अपनी वीरता का परिचय दे रहा है। और इसके बाद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक तराइन का द्वितीय युद्ध जितवा देता है। चंदवाकर का युद्ध 1194 में होता है, वो जयचंद को पर विजय हासिल कर लेता है। संपूर्ण राजस्थान, पंजाब को जीते हुए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक, यूपी तक बढ़ जाता है और इसकी वीरता से इतना प्रसन्न होते हैं गौरी कि वास्तविक हकदार यही दास मेरा हो सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही कारण है कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक की जब बात को करेंगे, तो अब यहाँ पर मैं 3 क्रम को पूरा समझाने में बता रहा हूँ कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में मोहम्मद गौरी का एजेंट के रूप में 1206 तक काम करते हैं। तो 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एजेंट के रूप में दिल्ली पर काम कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि 1206 में गौरी की हत्या हो जाती है, गौरी मारे जाते हैं, है ना? खोखर जनजाति उसकी अंतिम विजय थी और गौरी मारे जाते हैं। तो गौरी के मरने के बाद वह लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है और वह एक राजा की उपाधि नहीं लेकर लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाता है 15 जून 1206 को और एक मलिक सिपलाकार, एक सेना नायक के रूप में सिर्फ शपथ को ग्रहण करता है। तो 1206 से 8 तक, 1208 तक वो सिर्फ मलिक सिकलापार है, स्वतंत्र राजा नहीं है। और 1208 में वो अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करता है और 1208 से 1210 तक, इस 2 साल तक एक स्वतंत्र राजा के रूप में कार्य करता है और कई कार्य कर देता है, क्योंकि योग व्यक्ति है, योग व्यक्ति हर काम को कर सकता है। तो निश्चित तौर पर 1192 से 1206 तक वह गौरी का एजेंट है। 1206 से 1210 जो 1206 से 1208 है, लाहौर में वह राज्याभिषेक करवाता है मलिक सिपलाकार के रूप में, एक सेनानायक के रूप में से, और 1208 से 10 तक एक स्वतंत्र राजा के रूप में काम करता है। ये महान व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही कारण है
कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक ही नहीं है, वो मुस्लिम सत्ता को भारत में स्थापित कर रहे हैं और भारत में मध्यकाल को शुरू कर रहे हैं, जिसका सफर 1857 तक चलता रहा। मुगल वंश निरंतर चलता रहा, वो रुका नहीं बीच में। अब बात आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब गौरी के मरने के बाद दिल्ली में लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, तो चारों ओर से इसके दास जो प्रबल शत्रु थे, प्रबल शत्रु हो गए। क्योंकि गजनी में ताजुद्दीन एल्दौस जो दास थे, वो गजनी का प्रांत उसको प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो सिंध और मुल्तान का प्रांत है, वो नसरुद्दीन कुवाचा को प्राप्त हुआ था। दिल्ली ऐसे प्रांत पर कुतुबुद्दीन ऐबक थे और बिहार और बंगाल के ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर महत्वपूर्ण दास बख्तियार खिलजी थे। तो चारों ओर से इसके शत्रु हैं, परंतु ये अपने रण कौशल, अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया। अपने जितने शत्रु थे सभी को पराजित करके यह मुख्य रूप से दिल्ली यानी लाहौर पर अपना राज्याभिषेक करवाता है। ये काफी चतुर व्यक्ति था और काफी योग्य व्यक्ति था, काफी दूरदर्शी। तो निश्चित तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक मुस्लिम सत्ता को शुरुआत कर रहे हैं और राज्याभिषेक करवाने के बाद जब अपनी पूरी शत्रु को एल्दोज को, कुवाचा को, बख्तियार खिलजी को हराने के बाद जब ये लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, तो 2 साल तक वो सिर्फ मलिक सिपलाकार हैं और 1208 से 10 तक जब वो शासन कर रहे हैं, तो वह सबसे पहले अपने को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं और स्वतंत्र होने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि जो दिल्ली अभी है, जहाँ कुतुब मीनार है, या एक सूफी संत इसके गुरु थे, जिसका नाम है बख्तियार काकी, जो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं, सूफी के चिश्ती संप्रदाय से। तो बख्तियार काकी की स्मृति में उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव को रखवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से जो 5 मंजिला कुतुब मीनार है, जो सबसे बड़ा मीनार माना जाता है दिल्ली का, बहुत आश्चर्यजनक चीज है वो। उसमें कई कुरान की दस्तावेज हैं कुतुब मीनार में। इस पांचों मंजिल को पूर्ण रूप से इल्तुतमिश पूरा करवाया। तो कुतुब मीनार की नींव को कौन रखवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार के बगल में भारत का सबसे पहला मस्जिद और दिल्ली का सबसे पहला मस्जिद मुस्लिम का कुबुल इस्लाम मस्जिद को बनवाया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद अजमेर में संस्कृत कॉलेज को तोड़कर वहां पर फिर एक पुनः मस्जिद बनाया, जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद। आप जानते हैं कि यह शुरू से उदार व्यक्ति है, हमेशा गरीब को दान देता था और यह लाखों लाख का दान देता था, गरीब के बीच अपने धन को लुटा देता था दानशीलता के कारण। इसलिए इसको लाख बादशाह ने लाखों का दान देने वाला बादशाह कहा जाता है। और यह घुड़सवारी में निपुण था। जब ये पोलो खेल रहा था, तो पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाता है और घोड़ा का जो नीचे का पैर में लोहा था, उसमें जो कांटी लगी हुई थी, उस पैर इसके छाती पर आ जाते हैं और वो कांटी इसका छाती में गड़ जाता है और पोलो खेलते समय इस महान शख्स का मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर प्रस्तुत हुआ था और इसी अंदाज में मैं मध्यकाल को प्रयास करूंगा। हर कॉन्सेप्ट को मैं, चूंकि एंशिएंट को भी बहुत कॉन्सेप्ट से तोड़ा हूँ, पूरा कर्म से, कहानी से। और यही कारण है क्योंकि आप मेरे बारे में पता करेंगे, जब मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो 98-96% मेरा पढ़ाया हुआ बीपीएससी में बराबर आता है। रेयर केस में मेरी क्वेश्चन छूटती है कंपटीशन में। तो निश्चित तौर पर मैं पुनः फिर एक बार आपको, जो आप तैयारी में भिड़े हैं, जब तक आपको बड़ी मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक आप मेहनत करते रहें। अपने कर्म पर, अपने खुद पर विश्वास करें। जो कर्म और अपने खुद पर विश्वास करता है, उसकी जीत पक्की है और भगवान भी उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो हमेशा कर्मशील लोग हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को कहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।